गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछली वीडियो में चैप्टर 5 मिठाई वाला पढ़ा था, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका था। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक जो फेरी वाला होता है जो खिलौने बेचने गलियों गलियों आता है और बच्चों को बहुत ही प्यार से खिलौने बेचता है। वो कैसे आवाज़ लगाता है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ऐसे करके आवाज़ लगाता है और उसकी आवाज़ बहुत ही मादक और मधुर लगती है। और फिर 6 महीने बाद वही खिलौने वाला मुरली वाला बनकर आता है और छोटे छोटे बच्चों को 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। और इस समय भी वह बहुत ही प्यार से आवाज़ लगाता है कि बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला, ऐसे करके गलियों में आवाज़ लगाता है और बच्चे बड़े प्यार से उससे मुरलियाँ खरीदते हैं और वो बहुत ही प्यार से बच्चों को मुरलियाँ बेचता है। तो चलिए आगे अब थर्ड सेक्शन पढ़ते हैं इसका। तो आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। तो रोहिणी कौन थी? चुन्नू मुन्नू की माँ थी। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। उसने भी महसूस किया कि इतनी प्यार से बात करने वाला तो पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा यानी कोई भी जो सामान वो बेच रहा है, कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मतलब वह सोच रहे कोई भला आदमी है परंतु मजबूरी में ऐसा काम कर रहा है जो गली गली सामान बेचता फिर रहा है। पेट की वजह से जो हो जाए वो थोड़ा ही है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर यानी धीमा स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला, उसको धीमी आवाज़ सुनाई दी जो दूसरी गली से आ रही थी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। उसने सोचा कितना मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रहती रहीं। बहुत दिनों तक मतलब रोहिणी इस चीज़ को, उसके मीठे स्वर को, और स्नेह सिक्त बातें मतलब प्रेम में डूबी हुई बातें। स्नेह यानी प्रेम, सिक्त यानी प्रेम में डूबी हुई बातें उसे याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। मतलब एक बार आके कुछ दिनों के लिए वो आया, उसके बाद फिर महीने के महीने चले गए और नहीं आया। ऐसे ही पहले उसने खिलौने बेचने के बाद भी किया था कि कुछ दिन आया और उसके बाद फिर वह मुरली वाले के वो खिलौने वाला फिर 6 महीने बाद मुरलियाँ बेचने आए। अब भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति यानी याद। धीरे धीरे उसकी याद भी क्षीण हो गई, मतलब कम हो गई। अब भूल गए लोग बाग उसको। अब 8 मास बाद, अब कितने महीने बाद? 8 महीने बाद की बात है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। रोहिणी नहाने के बाद मकान की छत पे चढ़ के आजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे, अजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। फिर से उसे वह स्वर सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब की बार वह खिलौने वाला क्या बनकर आया था? मिठाई वाला। पहले खिलौने बेचने आया, उसके बाद वह क्या बेचने आया? मुरली। और अब की बार क्या बेचने आया? मिठाई वाला। मिठाई यानी तरह तरह की छोटी छोटी टॉफियाँ, गोलियाँ जो होती हैं वह। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित था यानी कि जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। जल्दी से वह नीचे उतर के आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। अभी ऊपर पिक्चर में आपको दिखाया मैंने, कौन है? उनकी बच्चों की दादी बैठी हुई हैं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, उनके पास आकर बोली कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो उन्होंने, रोहिणी ने चुन्नू मुन्नू की माँ ने कहा कि उनके लिए मिठाई लेनी है। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। रोहिणी ने कहा कि वो पहले के ज़माने में होता था ना कि औरतें सबके सामने नहीं आती थीं, पर्दे के पीछे से ही बात करती थीं। तो इसलिए उसने कहा कि मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। मतलब सामने ना आकर मैं, चिक यानी पर्दा, तो उसकी ओट में बैठी रहूँगी।
दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी ने मिठाई वाले को आवाज़ लगाई। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? पूछने लगा, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। यानी कि वो तरह तरह की टॉफ़ियाँ थी, खट्टी मीठी, तो जिसको आप देर तक मुंह में चूसते रहते हैं ना, इसीलिए जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। यानी कि वो ऐसी टॉफ़ियाँ थी जो कि खांसी भी दूर करती हैं। पहले के टाइम में टॉफ़ियों को ही मिठाई भी बोलते थे। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो उसने दादी से कहा कि बताइए कितनी दूँ? 1 पैसे की 16। अब मिलेंगी आपको कहीं? नहीं मिलती हैं। पहले के टाइम में 1-1 पैसे की 16 टॉफ़ियाँ मिल जाती थी। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं भला, 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दिया दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, मतलब कि इतनी दे देता हूँ, बहुत हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। या पैसे रहे, उसने पैसे दिए रोहिणी ने और कहा कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। जैसे सब बड़ों की आदत होती है ना कि मोल भाव करने की ज़्यादा, कि अरे इतने नहीं, इतने लगा लो पैसे, इतनी नहीं तो इतनी दे दो। तो इसी तरह से दादी भी कहने लगी कि 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। दादी कहने लगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब मुझे इतना मोल भाव करना नहीं आता है, तो मुझे 25 की नहीं तो 20, 25 नहीं तो 20 दे दो, 4 पैसे। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपले मुंह से यानी कि जैसे कि मुंह में जब दांत नहीं होते हैं तो कहा जाता है ना, तो कि उसको क्या कहा जाता है, पोपले मुंह में से। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो। रोहिणी ने क्या कहा दादी से, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। मतलब रोहिणी जानना चाहती थी कि जो पहले खिलौने और मुरली बेचने वाला आता था, क्या ये वही है? तो इसलिए उसने पूछा। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मतलब दादी के कुछ पूछने से पहले ही मिठाई वाले ने कहा, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई और चीज़ लेकर? अब उसने पूछा कि पहले मिठाई बेचने ही आए थे या कुछ और चीज़ लेकर, क्योंकि वह कंफर्म करना चाह रही थी कि यही है वो खिलौने वाला मुरली वाला। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। मिठाई वाला किस किस भावों में? यानी कि हर्ष यानी खुशी के, संशय यानी कि संदेह के, और विस्मयादि मतलब आश्चर्य के। ये सभी भावों में डूबकर बोला। संदेह के इसलिए कि यानी कि वो समझ रहा था कि ये मुझे पहचान रही हैं। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर, उसने बता दिया कि इसी से पहले मैं मुरली भी लेकर आया था और खिलौने। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बात पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। मतलब जब उसका अनुमान ठीक निकला तो उसके मन में जो बहुत से सवाल उठ रहे थे, तो उसके लिए वह अस्थिर यानी बेचैन हो उठी कि इससे और भी सवाल मैं पूछूं। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मतलब कि ये गली गली इस फेरी वाला बनकर बेचने में तो भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। उसने कहा, खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। यानी कि उसने क्या कहा, पैसे भले ही ना मिलते हो, संतोष मिलता है उसे यानी सेटिस्फैक्शन, धीरज मिलता है और कभी कभी असीम सुख यानी अपार सुख, बहुत अधिक सुख मिलता है। धीरज पेशेंस मिलता है उसे, सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। यानी कि वह किसके लिए जगह, तो उसके कहने का मतलब है कि वह पैसे कमाने के लिए ये सामान नहीं बेचता है। वह किसके लिए बेचता है? अपने खुद के अंदर के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने अंदर की खुशी के लिए। तो उसको खुद से ये खुशी मिलती है ये काम करके।
तो रोहिणी ने पूछा, सो कैसे, वह भी बताओ। भाई रोहिणी ने जानना चाहा कि ऐसी क्या बात है, वो भी बताओ कि क्यों तुम ये सब काम करने में अंदर से खुशी मिलती है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। तो उसने कहा कि आप बेकार की बातों की चर्चा क्यों करें, आप उसे जाने दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो अब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। रोहिणी ने कहा, मैं बहुत उत्सुक हूँ, जिज्ञासा है मुझे ये सब जानने की कि तुम्हारे तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। उसने कहा, तुम्हारा नुकसान, हर्जा मतलब नुकसान नहीं होगा, मैं और मिठाई भी ले लूँगी। अब देखिए उसने क्या कहा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अतिशय गंभीरता यानी बहुत अधिक सीरियस होकर उसने कहा कि मिठाई वाले ने कि मैं भी नगर का एक प्रतिष्ठित यानी काफ़ी पैसे वाला अच्छा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था उसके पास, और बहुत अधिक प्रतिष्ठित था मतलब फेमस भी था वो। तो मकान, व्यवसाय, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे। स्त्री थी उसकी यानी उसकी पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार क्यों कह रहा है वो, क्योंकि वह बहुत खुश था अपने बीवी बच्चों के साथ में। वह बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी कि बाहर संपत्ति यानी कि उसके पास अपार संपत्ति भी थी तो उसका वैभव भी था, और साथ में भीतर सांसारिक सुख था यानी कि अंदर से वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुश था, तो वो सांसारिक सुख भी था उसका। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। मेरी बीवी भी बहुत सुंदर थी और मेरी प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और उसने कहा कि मेरे बच्चे भी इतने सुंदर थे जैसे सोने के खिलौने हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। बच्चों की शैतानियों से घर में हमेशा शोर मचा रहता था। समय की गति यानी कि समय के का कहना है कि विधाता की लीला, यानी कि उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिसके लिए वह कह रहा है कि भगवान की मर्जी और समय की गति अब कोई नहीं है। अब कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि जिसकी वजह से उसकी स्त्री बच्चे कोई भी नहीं है अब उसके पास। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। उसने कहा कि दादी से, ये दादी मतलब कि जब उसके बीवी बच्चे चले गए तो उसने चाह कर भी चाहा कि उसके भी प्राण चले जाएं तो भी प्राण नहीं निकले। ऐसे तो नहीं निकल सकते ना प्राण, जिसका जब समय है तब उसकी मौत हो जाती है। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। तो इसलिए वह क्या कह रहा है कि मैं अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। वो क्या सोच रहा है कि मेरे बच्चे अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उसका कहने का अभिप्राय है कि जब मेरे बच्चे मर गए हैं तो उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जन्म तो लिया ही होगा, तो होंगे तो यहीं कहीं पृथ्वी पर। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर वह अपने बीवी बच्चों के जाने का गम मनाता रहता तो क्या होता, वो घुल घुल कर मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बीबी और बच्चे खत्म हो गए तो उसको अपने बच्चों की याद आती है। अब अगर उन्हीं बच्चों की वो याद करते करते दुखी होता रहता तो वो खुद भी घुल घुल कर मर जाता। पर उसने क्या रास्ता अपनाया कि वह दूसरे बच्चों को खुशी बांटने के लिए उनको खिलौने, मिठाई, मुरली ये चीज़ें बेचता। बच्चे खुशी खुशी उछल उछल कर हंसते खेलते, तो उसी में ही उन्हें ऐसा लगता कि मानो कि उसके बच्चे हंस खेल रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। पैसों की कमी थोड़े ही है, उसको पैसों की कमी तो नहीं है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसके पास पैसे तो बहुत हैं, परंतु क्या चीज़ नहीं है उसके पास, बच्चों की कमी महसूस हो रही है। तो उसकी बच्चों की जो खुशी होती है बच्चों को देखकर, वह उसके पास नहीं है। तो वो उस खुशी को पाने के लिए ही क्या करता है, गलियों गलियों में घूमकर बच्चों को खिलौने बांटता है, कभी किसी को फ्री में भी दे देता है, और इसीलिए वह इतने कम पैसों में बेचता है जिससे कि बच्चे आसानी से ले लें और वह उनकी खुशियों में ही स्वयं को खुश महसूस करता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की और देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। वो अपनी माँ से क्या कहने लगे बच्चे, अम्मा मिठाई।
मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तुरंत मिठाई वाले ने 2 पुड़ियाँ टॉफियों की किसको दे दी? चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। अब रोहिणी भी जो सब ये बातें उससे कर रही थी, वो कहाँ से कर रही थी? पर्दे की ओट से। तो उसने भीतर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मतलब वो क्या कहते हुए आगे बढ़ गया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यह कहानी किसकी लिखी हुई है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की। किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की। तो आपको अच्छी लगी यह कहानी? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी बात की कमी है, किसी बात का गम है, तो यह नहीं कि हम उस चीज़ का गम मनाते रहें अंदर ही अंदर, या अपनी कमी को महसूस करते रहें कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, इस चीज़ का हम दुख मनाते रहें, बल्कि उसकी जगह हमें अपनी खुशी दूसरी चीज़ में तलाशनी चाहिए कि हम अपनी इस कमी को या अपनी इस दुख को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, या दूसरों की खुशी में ही अपने आप को खुश महसूस कर लें। ठीक, तो आगे इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ओके, बाय बाय।